रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम ऑफ मेल। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक और ज़रूरी बात, ये स्केलेटल सिस्टम करता क्या है? सपोर्ट फराहम करता है, हेल्प इन लोकोमोशन, सपोर्ट भी करता है, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन भी करता है। तो इसीलिए पहले हम ये सपोर्ट वाला मसला थोड़ा सा समझ लें। सपोर्ट किसे कहते हैं? आमतौर पर हमें लफ्ज़ी माने तो आते हैं। सपोर्ट का मतलब है किसी को सहारा देना, लेकिन यहाँ बायोलॉजिकली सपोर्ट का मतलब है द एबिलिटी ऑफ an organism to strengthen itself against environmental stresses। माहौल से जानदार के जिस्म पर लगातार मुख्तलिफ तरह के स्ट्रेसेस अप्लाई होते हैं, उनके खिलाफ अपने आप को स्टेबलाइज करने की सलाहियत को सपोर्ट कहते हैं। अब इसकी एक बड़ी मिसाल है ग्रेविटी। ग्रेविटी मुसलसल हर जानदार को नीचे खींच रही है, और अगर हम अपने आप को ग्रेविटी के हवाले करें तो हम लेट के लुढ़कते हुए ज़मीन के सबसे नीचे वाले पॉइंट में जाएंगे। इस तरह तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम अपने आप को स्टेबल कैसे करें? उसके खिलाफ एक जद्दोजहद करें, उसके खिलाफ एक सिस्टम बनाएं। तो जो सिस्टम इसके खिलाफ रेजिस्ट करके हमें स्टेबिलिटी फराहम करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो ये ग्रेविटी ही नहीं, तेज़ हवा भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, फ्लोइंग वाटर भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, अर्थक्वेक्स भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं। तो बहुत सारे स्ट्रेसेस हम पर अप्लाई होते हैं, उनके खिलाफ हम अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं। इस स्ट्रेंथनिंग की सलाहियत को सपोर्ट कहते हैं। तो जो स्केलेटल सिस्टम है, ये हमें सबसे पहला काम सपोर्ट का फराहम करता है। दूसरा काम क्या करता है? इस स्केलेटल सिस्टम के साथ हमारे मसल्स अटैच होते हैं, तो उनके कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हमें हरकत की सलाहियत पैदा हो जाती है। तो यही सिस्टम हमें सपोर्ट के साथ मूवमेंट एंड लोकोमोशन में भी मदद करता है। तीसरा, ये जो सपोर्टिंग सिस्टम है, ये ऐसे टिश्यूज से बना है जो खुद बहुत मजबूत है, तो ये हिफाजत का भी काम है, शक्ल को भी मेंटेन करता है, सपोर्ट भी फराहम करता है, हरकत में भी इन्वॉल्व है और प्रोटेक्शन भी करता है। तो ये है। अब स्केलेटल सिस्टम बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, और ये फ्रेमवर्क किस चीज़ से बना है? दो टिश्यू तो एक है, एक ही टिश्यू की दो अक़साम से बना है। इनमें से एक है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज दोनों को हार्ट कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है, हार्ट कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू किस तरह से बना है, पहले इसको देखते हैं। बोन को देखते हैं। बोन के दो हिस्से हैं, बाकी तीन हिस्से हैं। एक है इसमें मैट्रिक्स, दूसरा है इसमें सेल्स, और तीसरा है इसमें मिनरल्स। तीन चीजों से मिलकर ये बना। कौन कौन सी? मैट्रिक्स, सेल्स और मिनरल्स। मैट्रिक्स जिस मटेरियल से बनता है उसको कहते हैं कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स ये प्रोटीन के फाइबर्स हैं। जबकि सेल्स अभी हम बताएंगे 3-4 तरह के सेल्स हैं, और मिनरल्स भी बहुत सारे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सल्फेट वगैरह वगैरह। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत टिश्यू बनाते हैं जिसको हम बोन कहते हैं। तो इधर आने से पहले एक बोन को बाहर से देखा जाए तो हमें कैसा नजर आता है, ये देखते हैं। सबसे पहले हर बोन के दो एंड्स होते हैं। इन एंड्स को कहा जाता है एपीफाइसिस। तो हर बोन के दो एपीफाइसिस हैं, ये भी एपीफाइसिस है, ये भी एपीफाइसिस। बीच का जो हिस्सा है इसको कहते हैं डायाफाइसिस। डायाफाइसिस को समटाइम्स शाफ्ट भी कहते हैं। तो बोन के दो एपीफाइसिस और एक डायाफाइसिस या शाफ्ट। दूसरी बात, इस बोन के गिर्द एक बहुत ही पतली लेयर चढ़ी होती है, इसको कहते हैं पेरीऑस्टियम। ऑस्टियम बोन को कहते हैं, पेरी अतराफ, बोन के अतराफ।
और ये बोन का दरअसल वो हिस्सा है जिसको आप आमतौर पर कंपैक्ट बोन भी कहते हैं, कंपैक्ट बोन। तो इसका मतलब ये है कि बोन के दो पार्ट्स हैं। किनारों पर जो पतला सा पार्ट है जो बहुत स्मूथ है उसको पेरिओस्टियम भी कहते हैं, कंपैक्ट बोन भी कहते हैं। जबकि इस इन साइड पर काफी बड़ा एरिया होता है और ये बोन सुराखों पर मुश्तमिल होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं। इस पार्ट को कहा जाता है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम को आप स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं, स्पॉन्जी बोन। और इसके बिल्कुल सेंटर में एक कैनाल होती है या कैविटी होती है और इस कैविटी में बोन मेरो मौजूद होता है। ये येलो बोन मेरो कहलाता है, बोन मेरो, येलो बोन मेरो। थोड़ा तवज्जो चाहूंगा मैं। ये बोन मेरो जो कैविटी के अंदर भरा हुआ है ये चर्बी की एक टाइप है, तो एनर्जी की स्टोरेज है। दूसरी तरफ जो पोरस पार्ट है इसमें भी एक बोन मेरो होता है। इस बोन मेरो को कहा जाता है रेड बोन मेरो। ये रेड बोन मेरो आपके इल्म में है खून के सेल बनाने का काम करता है, लेकिन ये रेड बोन मेरो छोटी बोन्स में ज्यादा होता है, जैसे पसलियों में। ये इतनी बड़ी बोन्स में ये इसकी मकदार थोड़ी सी कम होती है। तो ये एक बोन का हमने सरसरी जायजा लिया। अब देखते हैं ये बोन इन सारे मैट्रिक्स, सेल्स और मिनरल्स से कैसे बनता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें जी। अब आते हैं बोन बनने के प्रोसेस की तरफ। हम यहाँ सीधा करके बताएंगे, वैसे एक लम्हे के लिए आप सोचें जी। स्पॉन्जी बोन मेरो, स्पॉन्जी बोन के अंदर जो रेड बोन मेरो है उससे ब्लड सेल्स बनते हैं। ये बीच में जो येलो बोन मेरो है इससे ब्लड सेल्स नहीं बनते। ये चर्बी की एक स्टोरेज फार्म है जी, जिसको खाते हैं ना लोग शौक से, नली के नाम से, वो येलो बोन मेरो है, इससे सेल्स नहीं बनते। अच्छा, एक बोन सबसे पहले तो डायरेक्ट नहीं बनता, पहले कार्टिलेज बनती है, उसको ग्रेजुअली बोन में तब्दील किया जाता है। दूसरा, ये छोटे छोटे ऐसे दायरों में बनता है, दायरों में बनता है। इन दायरों को ओस्टियोन्स कहते हैं। यानी अगर बोन का एक बड़ा सा टुकड़ा हम काट के देखें तो इसमें कई ऐसे दायरे होंगे, ये दायरे ओस्टियोन्स कहलाते हैं। और मैट्रिक्स, सेल्स और मिनरल्स इन्हीं ओस्टियोन्स में डिपॉजिट होते हैं इस तरह। और इसके बीच में खून की नालियां भी मौजूद होती हैं, नर्व्स भी मौजूद हैं। नर्व्स की मौजूदगी की वजह से ये सेंसिटिव है। खून की नालियों की वजह से इन सेल्स को खुराक, ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, साथ में वेस्ट को रिमूव भी किया जाता है। लेकिन बनने का जो तरीका आपको दिखाएंगे वो इस तरह आप समझ लें। सबसे पहले एक खास टाइप के सेल्स आएंगे। ये सेल्स मैट्रिक्स सिक्रीट करेंगे और सिक्रीट होने वाला मैट्रिक्स इन्हीं के इर्द गिर्द जमा हो जाएगा, फिर उसमें मिनरल्स डिपॉजिट होंगे। लेकिन आसानी से समझने के लिए हम यूं कह सकते हैं, ये फर्ज करें कोलेजन फाइबर्स के मैट्रिक्स हैं और ये क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज है, जिस तरह सेलुलोज सेल वॉल में था। इसके बीच में सेल्स होते हैं और सेल्स चिपकने के बाद फिर इसके ऊपर मिनरल्स लग जाते हैं, तो ये एक तरह की कंक्रीट सी बन जाती है और इसके नतीजे में टफ एंड रिजिड बोन वजूद में आती है। तो मैट्रिक्स किस चीज से बना है? कोलेजन फाइबर से। कोलेजन फाइबर क्या है? प्रोटीन है। और मैट्रिक्स इज सिक्रेटेड बाय द बोन सेल्स इटसेल्फ। अब बोन सेल्स कितनी तरह के हैं? बोन सेल्स कमोबेश 4 तरह के। सबसे पहले ऑस्टियोजेनिक सेल्स कहलाते हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल्स या इनको स्टेम सेल्स भी कहा जाता है। ये स्टेम सेल्स डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं और इन्हीं ऑस्टियोजेनिक सेल से
थोड़े से बड़े होने के बाद सेल्स कहलाते हैं ओस्टियोब्लास्ट्स। ओस्टियोब्लास्ट्स की अभी शेप मुकर्रर नहीं है और वे सिक्रीट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं जो इसी के गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये ओस्टियोब्लास्ट जब स्पेशलाइज हो जाते हैं मैट्रिक्स सिक्रीट करके मखसूस शेप इख्तियार करते हैं, तब उनको कहा जाता है ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोसाइट्स इर्रेगुलर शेप के सेल्स हैं, इर्रेगुलर शेप के। ये समझो सेल की सेल है जिसमें ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस वगैरह है, ये बाकी इसका मैट्रिक्स है। अब इसको क्या कहेंगे? ओस्टियोसाइट। तो ये 3 दर्जे हो गए। ओस्टियोजेनिक सेल्स कौन से हैं? डिवाइडिंग सेल्स हैं, स्टेम सेल्स भी आप इनको कहते हैं। ओस्टियोब्लास्ट्स डिवाइड होने के बाद जो मैट्रिक्स सिक्रीट करने लग जाए वो ओस्टियोब्लास्ट्स हैं और जब ये सिक्रीशन मुकम्मल कर चुके और अपनी शेप फाइनल कर चुके तब उनको क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट्स। और एक और तरह के सेल्स हैं जिनको कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट्स 2 काम करते हैं। मैंने पहले आपसे कहा था ना कि बोन डायरेक्ट नहीं बनती है, पहले कार्टिलेज बनती है, उसके सेल्स को एक एक करके रिप्लेस करते हैं। तो ये ओस्टियोक्लास्ट्स हैं जो उस कार्टिलेज को डाइजेस्ट करते हैं एक तरह से, या खा जाते हैं या उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर उधर बोन के सेल्स की जगह बनती है। एक काम इनका ये है। दूसरा काम क्या है? अगर कोई हड्डी टूट जाए कहीं तो जो डेड सेल्स होंगे उनको भी ये खा के नए सेल्स के लिए जगह फराहम करे। तो ओस्टियोक्लास्ट खुद बोन का हिस्सा नहीं है, ये डिसॉल्व करते हैं डैमेज्ड बोन सेल्स को भी और जिस कार्टिलेज को बोन में तब्दील करना है उस कार्टिलेज के सेल्स को। तो इस तरह से बोन के सेल्स कितनी तरह के हुए? 4 तरह के। ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट। और मैच्योर सेल्स कौन से हैं? ओस्टियोसाइट्स। ठीक हो गया? ये है जी बोन। अब हम आते हैं अगले हिस्से की तरफ। अच्छा, एक छोटा सा नुक्ता, क्योंकि बोन के अंदर खून की नालियां भी हैं, नर्व्स भी हैं, इसलिए बोन ग्रो भी कर सकता है, बहुत बड़ा भी बन सकता है। खून अंदर है ना, खून अंदर है तो खुराक, ऑक्सीजन और मिनरल सब कुछ ले जाता है, वहां से वेस्ट भी जमा कर सकते हैं। इसलिए बोन जितनी बड़ी हो जाए कोई इशू नहीं। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि अभी हम कार्टिलेज पढ़ने वाले हैं, इसमें एक कमी है। कार्टिलेज किस तरह का है? इसमें मैट्रिक्स तो यहां भी होता है और सेल्स होते हैं, मिनरल्स नहीं है। 2 खास बातें मिसिंग है इसमें। पहली चीज, नो मिनरल्स। मिनरल्स के ना होने की वजह से ये इतने रिजिड नहीं है जितने बोन है, लेस रिजिड है। दूसरी चीज, नो ब्लड वेसल्स। इनमें खून की नालियां नहीं है अंदर, तो खून की नालियां नहीं है तो फिर इनके सेल जिंदा कैसे रहते? तो खून की नालियां इनकी सरफेस के ऊपर है, सरफेस से खुराक, ऑक्सीजन वगैरह निकल कर डिफ्यूज होकर जहां तक जा सकता है उतनी इसकी थिकनेस होगी, इससे ज्यादा मोटी ये नहीं हो सकती। तो बोन के लिए मैंने क्या कहा था, वो बहुत बड़ा हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कार्टिलेज एक हद से मोटा नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर खून की नालियां नहीं है, तो लिहाजा डिफ्यूजन जहां तक आसानी से हो सकता है इतनी थिकनेस इसकी होती है। अच्छा, अब कार्टिलेज इसकी तरह बनता है, ये कोलेजन फाइबर्स हैं, क्रिस क्रॉस यहां भी है, लेकिन इनके कोलेजन फाइबर्स के दरमियान डिस्टेंस बोन के मुकाबले में ज्यादा है और इसमें फंसे हुए सेल्स हैं। कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। कॉन्ड्रोसाइट्स एक ही तरह के सेल्स हैं और मिनरल्स नहीं है, तो इसलिए ये लचकदार भी होता है काफी हद तक। और इस कार्टिलेज के बाहर वाले हिस्से को एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी, इसको कहेंगे पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम कहेंगे इसको। अच्छा, अब जरा इधर तवज्जो करें। खून की नालियां मैंने कहा अंदर नहीं है, लेकिन इनकी सरफेस पर मौजूद होंगी,
ये सरफेस पर फर्ज करें खून की नाली है, तो यहाँ से ऑक्सीजन भी डिफ्यूज होकर सेल तक पहुँचेगी, पानी भी पहुँचेगा, खुराक भी पहुँचेगी, लेकिन डिफ्यूजन की रेट बहुत स्लो है। तो इसलिए जितना ये डिफ्यूजन के जरिए वाफिर खुराक पहुँच सकती है, इतनी तो इसकी थिकनेस होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसीलिए कार्टिलेज बहुत छोटा है बोन के मुकाबले। इसके बाद कार्टिलेज की कुछ अकसाम का जिक्र है। पहली बात तो ये है, हमारा स्केलेटन बोन और कार्टिलेज दोनों से बना है, लेकिन उसमें बेसिकली बोन है, कार्टिलेज बहुत कम है। ठीक हो गया, ये ध्यान में रखना है। ओवरऑल कार्टिलेज बहुत कम है, बोन ज्यादा है। तो कार्टिलेज क्या करता है, इसके फंक्शन के लिहाज से और लोकेशन के लिहाज से इनकी तीन अकसाम। पहली टाइप हेलाइन कार्टिलेज कहलाती है। हेलाइन कार्टिलेज, ये कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? लेरिंग्स में। आपको याद है ना लेरिंग्स क्या था? ट्रेकिया में। ट्रेकिया उसी के नीचे है। और एपीफाइसिस ऑफ बोन्स, जो बड़ी हड्डियां हैं, उन बड़ी हड्डियों के एंड्स के साथ ये जुड़े हुए, यानी कार्टिलेज जो हेलाइन कार्टिलेज है, बड़ी हड्डियों में इन किनारों के साथ ये चिपकी हुई है, डायाफाइसिस में नहीं होगी। तो इसका मतलब है ये जहां ज्वाइंट्स होंगे उधर कार्टिलेज का कवर होगा, जो कुशनिंग करेगा। इसको क्या कहते हैं? हेलाइन कार्टिलेज। दूसरा कार्टिलेज है फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है वर्टेब्रल कॉलम में। ये फर्ज करें एक वर्टेब्री है और ये दूसरी वर्टेब्री है। इन दोनों के बीच में बाद में हमने इसको तफसील से पढ़ना है। इधर ये कार्टिलेज का कवर है और कार्टिलेज के कवर और हड्डी के बीच में लिक्विड भी भरा हुआ। इसको क्या कहते हैं? फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं, जो वर्टेब्रल कॉलम के वर्टेब्रीज के बीच में पाया जाता है। और यहां पर बहुत ज्यादा कुशनिंग की जरूरत है, क्योंकि सारा वजन इधर पड़ता है ना, तो ये उस वजन को डिफ्यूज करता है। अगर दो रिजिड हड्डियां एक दूसरे को टच करती हैं तो घिस जाती हैं, लेकिन ये बीच में नरम है हड्डी के मुकाबले में, इसलिए हड्डियों को घिसने से बचाता है। और जो तीसरी टाइप है कार्टिलेज की, वो कहलाती है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज ये पाई जाती है ईयर्स में। अब हमारे कान को देखें, कान का ये कार्टिलेज बड़े आराम से आप मोड़ सकते हैं सीधा, तो ये इलास्टिक है कि नहीं है? आपने डी शेप किया, दोबारा शेप पे आ गई। इसी तरह नाक के अंदर ये सामने वाली है हड्डी अंदर है, ये पोर्शन इलास्टिक कार्टिलेज का। ईयर्स एंड नोज। अच्छा, अब हो गया मसला हमारा हल। स्केलेटन पूरा हमारा बोन का बना है, उसकी मखसूस जगहों पर कार्टिलेज ने उसको असिस्ट किया है। तो दोनों ने मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाया जो हमारी शेप को मेंटेन करता है, सपोर्ट फराहम करता है, मसल की अटैचमेंट की साइड फराहम करता है और सर्टेन पार्ट्स की हिफाजत करता है। लेकिन एक बात ये पॉइंट जरा सुन लें, हिफाजत ओवरऑल ये नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद अंदर है। तो हिफाजत सिर्फ ब्रेन की करता है, हार्ट और लंग्स की करता है। इधर एक जाल की सूरत में रिब केज मौजूद है जो हार्ट और लंग की हिफाजत करेगा और ब्रेन की हिफाजत स्कल करेगी। बाकी कहीं पर यह हड्डी हिफाजत वाली पोजीशन में नहीं है क्योंकि ये खुद अंदर की तरफ है, इससे नरम मसल्स बाहर की तरफ है। याद रहेगा बेटा ये। अब आते हैं ह्यूमन स्केलेटन की तरफ। हमारा जो ढांचा है ह्यूमन स्केलेटन, ये 206 पीसेस ऑफ बोन्स पर मुश्तमिल है एडल्ट्स में। इसका मतलब बचपन में हड्डियों की तादाद ज्यादा हो सकती है जो बाद में फ्यूज होकर एक या बाज़ औक़ात 3 फ्यूज होकर एक बन जाती है। तो एडल्ट्स में इनकी तादाद है 206 और इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है।
एक है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल इसलिए कहते हैं कि मेन एक्सेस ये फराहम करता है। इसका दूसरा पार्ट है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर उस पार्ट को कहा जाता है जो ब्रांच्ड आउट हुआ है, एक्सियल स्केलेटन से शाख की तरह बाहर निकले हुए, उसको कहते हैं एपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन में है हेड, हेड के दो हिस्से हैं, स्कल या क्रेनियम और फेस या फेशियल। हेड के बाद है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी की कतार, और तीसरी चीज है रिब केज। ये सब मिलकर क्या बनता है? एक्सियल स्केलेटन बनता है। जबकि एपेंडिकुलर में पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर्स एंड आर्म, शोल्डर्स और बाजू, और पेल्विक गर्डल एंड लेग्स, इन सब पर यह मुश्तमिल है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ह्यूमन स्केलेटन को दो बड़े हिस्सों में हमने तकसीम किया, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या शामिल है? हेड, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज। जबकि एपेंडिकुलर में पेक्टोरल गर्डल एंड आर्म्स, पेल्विक गर्डल एंड लेग्स ये शामिल है। इन सब की तादाद मिलाकर है 206।